नमस्कार, मैं हूं गिरीश पालीवाल और आप हमारे साथ हैं न्यूज एजुकेशन इंडिया एवं जिन्होंने पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व यूं कहें कि नेतृत्व किया है। मैं सबसे पहले आपसे मिलाना चाहता हूं। आज हमारे स्टूडियो में स्वागत है लाल सिंह जी झाला साहब का। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि लाल सिंह जी झाला एक ऐसी शख्सियत है कि अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने श्रीमुख से परिचय दीजिए। मैं लाल सिंह झाला, प्रदेश संयोजक निजी विद्यालय संघर्ष समिति राजस्थान। जैसा कि आपने बताया, प्रदेश संयोजक निजी विद्यालय संघर्ष समिति राजस्थान, तो हम यह जानना चाहते हैं कि निजी विद्यालयों का संघर्ष क्या है। निजी विद्यालयों का संघर्ष वैसे तो बहुत लंबे समय से सारी समस्याएं आ रही थी। निजी विद्यालयों में बहुत सी समस्याएं हैं, जिसमें आरटी का पेमेंट समय पर नहीं होना, प्री प्राइमरी का भुगतान नहीं होना, और अभी तात्कालिक शाला संबलन ऐप के बारे में भी जो समस्या खड़ी हुई पूरे प्रदेश में, इन सब चीजों को लेकर निजी विद्यालय संघर्ष समिति ने निरंतर संघर्ष किया। आपने अभी बताया कि शाला सम्मेलन, तो राजस्थान में ये शाला सम्मेलन कम नाम से जाना जा रहा है और इसका नाम झाला सम्मेलन ज्यादा हो गया है। तो यहाँ मुझे ये समझना है कि ये शाला सम्मेलन जो है, इससे सभी निजी विद्यालय क्यों परेशान है। शाला सम्मेलन जांच एक इस तरह की जांच है जिसके अंदर प्रति माह सभी विद्यालयों की जांच होनी है। राजकीय की तो 2018 से हो रही थी और वहाँ सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, और वही जांच अब निजी विद्यालयों में भी सरकार द्वारा लागू की गई। अब इस जांच को लागू करने का यदि अपन देखें तो मुख्य रूप से उद्देश्य ये था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं मेट्रो सिटी के अंदर जहाँ जगह की कमी है, और वहाँ पर यदि आप देखें तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से सरकार को सोचना पड़ा कि हमें निजी विद्यालयों का भी निरीक्षण करना होगा, अन्यथा हम बच्चों की सुरक्षा और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से नहीं रख पाएंगे। आपने एक डेफिनेशन दी बड़ी बड़ी स्कूल है, तो मैं बड़ी और छोटी ये एक फर्क जानना चाहूंगा कि बड़ी स्कूलें क्या है, छोटी स्कूलें क्या है। जी, बड़ी और छोटी का मैं ये इस तरह से कहना चाहूंगा, जो साधन संपन्न स्कूलें हैं, जिनके पास सारे साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो और वो सीबीएसई से रिलेटेड हैं वो अधिकतर, तो वो आप बड़ी की स्कूल में परिभाषा में आप मान सकते हैं। और छोटी स्कूलें यानी कि जो राजस्थान बोर्ड से हैं, गांव ढाणियों में चल रही है, कच्ची बस्तियों में चल रही है, और ऐसी जगहों पे चल रही है जो मुश्किल से 5 से 10 हजार रुपए फीस से सालाना से स्टार्ट होती है उनकी फीसें, और मुश्किल से 30-40 हजार 50 हजार में वो फीसें ये हो जाती है। तो वो स्कूल बड़े मुश्किल से संचालन हो पा रही है, और उनमें सबसे बड़ी समस्या राजशाला सम्मेलन ऐप जो आया उससे आई। आपने बताया कि बड़ी स्कूल यानी सीबीएसई स्कूल, यहाँ मैं यह भी जानकारी साझा करना चाहूंगा, सीबीएसई की एफिलिएशन मान्यता तभी मिलती है जब वे सारे नियम और शर्तों को परिपूर्ण कर पाते हैं। तो यहाँ छोटी स्कूल वो हो गई। आपके कहने का मतलब यह है कि जो गांव ढाणियों में है, या जो 5वीं या 8वीं तक चल रही है प्राथमिक या प्राइमरी या अपर प्राइमरी तक जो चल रही है, ऐसी जो स्कूलें हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ जैसा कि आप प्रदेश संयोजक हैं निजी विद्यालय संघर्ष समिति के, तो मैं जानना चाहूंगा कि यह जो संघर्ष आप कर रहे हैं, यह कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारा संघर्ष तो वैसे बहुत पहले से चल रहा है, जब से आरटी एक्ट लागू हुआ निजी विद्यालयों में, तब से उस समय से हमारी समस्याएं बढ़नी शुरू हुई। उससे पहले निजी विद्यालय स्वतंत्र रूप से संचालन होते थे, सरकार का दखलंदाजी लगभग नहीं के बराबर थी। और जैसे जैसे आरटी एक्ट लागू हुआ और निःशुल्क बच्चे जिनका पुनर्भरण सरकार देने लगी, तो सरकार जब उनका पुनर्भरण देने लगी तो धीरे धीरे जांच प्रक्रिया और सारी चीज़ें कठोर होती गई। तो उस समय से हमने संघर्ष को प्रारंभ किया था, और अब पिछले कुछ सेशन से सरकार की ये स्थिति है, न तो समय पे भुगतान कर रही है सरकार, न ही प्री प्राइमरी का भुगतान भी बंद कर दिया गया है कुछ सेशन से सरकार के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को लेके हमने इसका संघर्ष प्रारंभ किया था, जो 30 जनवरी को राजसमंद में एक बड़ा कार्यक्रम करके 1000 से अधिक संचालक और शिक्षकों के साथ हमने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करके और राज्य सरकार को ज्ञापन वगैरह भेजे, और उसके बारे में हमने सारी चीज़ें सरकार से जो की, तो उससे हमें कोई राहत न मिली। उसके बाद हम 25 जून को शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं, शिक्षा संकुल और आरटी सेल में हमारी बैठक होती है, और वहाँ से भी हमें कोई विशेष राहत नहीं मिलती है। उसके बाद 15 जुलाई को निजी विद्यालय संघर्ष समिति द्वारा राजस्थान के समस्त विद्यालयों के बंद का आह्वान किया गया, जिसमें राजस्थान के
80% से अधिक विद्यालय बंद रहे उन सरकार की गलत नीतियों के विरोध में। उसके बाद तब तक भी सुनवाई न होने से हमारे द्वारा 20 जुलाई को निदेशालय का घेराव किया गया और वहां भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त निदेशक शैलेंद्र जी देवड़ा साहब से सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई और उन्होंने आश्वस्त किया था कि शाला सम्मेलन ऐप के बारे में आपको पॉजिटिव खबर मिलेगी, पर वहाँ से भी हमें कोई राहत नहीं मिली। तो हमने फिर निर्धारण किया कि अब हमें आगे क्या करना है। तो उसके बारे में हमने सोच के आगे के लिए हमने फिर वहीं से सरकार को चेतावनी देते हुए कर लिया कि हम 10 अगस्त को लगभग 1 लाख संचालक और टीचर्स के साथ और अभिभावकों के साथ सचिवालय का घेराव करेंगे। सचिवालय का घेराव हम क्यों करना चाहते थे? क्योंकि यदि विधानसभा चल रही होती तो हम विधानसभा का घेराव करते, और यह विधानसभा उस समय संचालित नहीं थी तो हमने कहा सचिवालय का घेराव ही हमें करना होगा। हम सीधा सचिवालय नहीं गए थे, हम जिले से शुरू होते हुए निदेशालय होते हुए हमें सचिवालय तक जाना पड़ा, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि सारे समाधान हमें वहीं से मिलेंगे। जैसा कि आपने बताया सचिवालय तक की बात हुई और आपने 30 जनवरी को, 30 जनवरी शहीद दिवस, शायद शहीद दिवस के दिन भी आपने राजसमंद में बहुत बड़ी रैली और ज्ञापन का आपने धरना प्रदर्शन आपने किया। आपने बीच में एक नाम लिया RTE, यानी राइट टू एजुकेशन। यह राइट टू एजुकेशन का मतलब कोई भी पेरेंट्स जो गरीब अभिभावक हैं, BPL हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन जो हैं, वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएंगे जिसकी फीस सरकार देगी जी। तो मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जब सरकार फीस दे रही है तो सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक हैं तो वो सरकारी स्कूल और वो अध्यापक वो किस काम के हैं? सरकार को वैसे मुख्य रूप से उन बच्चों को प्रवेश वहीं कराना चाहिए, राजकीय विद्यालयों में ही कराना चाहिए, अपने विद्यालयों में। पर जब सरकार के पास सारे साधन संसाधन और सुविधाएं नहीं हैं तो सरकार ने देखा कि हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमें निजी विद्यालयों में भी इन बच्चों का प्रवेश कराना चाहिए। हाँ, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने एक लाइन बोली है कि क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी आप यह कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो मिलती है जी। तो फिर आप सभी इतने परेशान इस सब में राइट टू एजुकेशन में क्यों है? उसके पीछे मुख्य रूप से निजी विद्यालयों की जो समस्याएं हैं, वो समस्या ये कि सरकार ने खुद अपना RT एक्ट जो बना रखा है, वर्ष में 2 बार भुगतान करने के लिए बना रखा है, जबकि सरकार अपने ही नियमों को नहीं मानते हुए, अपने कानून को नहीं मानते हुए 2 बार तो दूर रही, 2 साल में 1 बार भी भुगतान नहीं कर रही है। पहले प्री प्राइमरी का भुगतान कर रही थी, अब प्री प्राइमरी का भुगतान भी बंद कर दिया गया, जबकि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि इसका भुगतान किया जाए और सरकार इसके अपील में चली गई। अब आपने बताया कि प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जो नर्सरी, LKG, UKG है, इनका पैसा सरकार नहीं देती है आपको। तो यहाँ अगर सरकार नहीं देती है तो आप अभिभावक से क्यों नहीं ले लेते? अगर अभिभावक देने में सक्षम होते तो वो प्री RT के जो निःशुल्क प्रवेश है उसमें प्रवेश नहीं लेते। वो अगर उनको भुगतान करने की स्थिति होती तो वो इस कैटेगरी में अपना एडमिशन प्रवेश नहीं करवाते। आपने कहा कि अगर वो सक्षम होते हैं, तो मैं यहाँ ये भी जानकारी चाहूंगा कि RT में जो लोग एडमिशन करवा रहे हैं क्या वो सक्षम नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि वे सक्षम हैं और गफलत से एडमिशन करवा रहे हो? ऐसा भी कई जगह देखा गया है कि जो अभिभावक सक्षम ही नहीं, बहुत सक्षम भी हैं, तो उनके प्रवेश भी RT में हैं। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो सक्षम लोग हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, लेकिन वो भी RT में निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। पर उनके पीछे हम जो वास्तविक लाभार्थी हैं उसको नहीं छोड़ सकते, इसलिए RT में प्रवेश तो देना चाहिए संस्थाओं को। अभी आपने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी RT में एडमिशन ले रहे हैं और जो सुदृढ़ हैं वो भी ले रहे हैं। यहाँ कुल मिलाकर के मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं इस RT एक्ट का कहीं न कहीं नाजायज फायदा पब्लिक द्वारा लिया जा रहा है। अब यहाँ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आप भी शिक्षाविद हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, या आप अपनी बात कहना चाहते हो तो आप हमारे स्टूडियो तक आएं और हमसे वार्तालाप करें, जिसको हम प्रकाशित करेंगे। हम आपका ऑडियो वीडियो यहाँ से प्रसारित करेंगे।
अब मैं जाला साहब से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में शाला संबलन लागू क्यों किया गया? शाला सम्मेलन मुख्यतः बच्चों की सुरक्षा, सरकार के अनुसार बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया। ठीक बात है। आपने बताया कि सरकार के द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए इसे लागू किया गया। जब ये बच्चों की सुविधा के लिए है, सुरक्षा के लिए है, तो इससे प्राइवेट स्कूल्स पर और प्राइवेट स्कूल ओनर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आप समझाएं मुझे। यदि आप ये देखें कि बड़े शहरों के लिए और बड़ी जगह जहाँ सकड़ी जगह है, जहाँ आने जाने में रास्ते वगैरह पर्याप्त नहीं है, जहाँ आगजनी की कुछ घटनाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई है, इसी तरह की कुछ घटनाएं बच्चों की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाले हैं उनमें हुई है, तो उन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इसको लागू किया। वहाँ तक तो ये बहुत अच्छा था। अब ये जो समस्याएं आ रही है, जो किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं विद्यालय, जो गांव ढाणी में चल रहे हैं छोटे छोटे विद्यालय, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, और उन्होंने मान्यता के समय जो उस समय के मापदंड थे वो पूरे किए। अब उसके अंदर जो मापदंड हैं काफ़ी बदले हुए हैं। उसमें रजिस्टर्ड किरायानामा वगैरह एक बहुत बड़ा इशू आ गया था, क्योंकि रजिस्टर्ड किरायानामे में जो किराए की बिल्डिंग है वो बिल्डिंग ओनर है, वो नहीं चाहता है कि मैं रजिस्टर्ड किरायानामा यो करूं, क्योंकि उनकी इतनी समझ नहीं। उनको ऐसा लगता है कि शायद बिल्डिंग हमारे नाम से स्कूल अपने नाम पे करवा लेगा या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो वो वहाँ समस्या आ रही थी, रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं हो सक रहा। दूसरा, उन संस्थाओं पे बहुत बड़ा आर्थिक भार भी पड़ रहा था, तो जिससे प्रत्येक बच्चे पर फीस का एक मोटी राशि बढ़ जाती। अभी आपने बताया कि शाला संबलन से क्या क्या हानियां हैं, किस तरह से स्कूल डायरेक्टर्स परेशान हो जाएंगे, फिर आप प्रदेश संयोजक हैं, यह भी आपने बताया। अब मैं यहाँ यह जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में शिक्षा जगत में कितने संगठन हैं, यह आपको जानकारी है क्या? राजस्थान में शिक्षा जगत में मोटे मोटे लगभग 20 संगठन काम कर रहे हैं। 20 संगठन लगभग काम कर रहे हैं प्रदेश स्तर के, और जिले और बाकी सब स्टेटों को देखते हैं तो अपन 30 से अधिक संगठन उसमें कार्यरत हैं राजस्थान भर में। और यहाँ यह भी जानकारी चाहिए कि क्या एक जो ये संगठन काम कर रहे हैं, ये रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं? ऐसा है कि सारे संगठन रजिस्टर्ड नहीं हैं, कुछ रजिस्टर्ड भी हैं और कुछ रजिस्टर्ड नहीं भी हैं। जाला साहब, वर्तमान में अभी आपने 10 अगस्त का सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा, तो यह हमें पता चल गया कि आप शाला संबलन ऐप से परेशान हैं, यह आप कैंसिल कराना चाहते हैं। यह आपने जब राजस्थान में इसका आह्वान किया, तब कितने संगठन आपके साथ थे? जब हमने इसका आह्वान किया तब शुरुआती दौर में हमारे पास सिर्फ निजी विद्यालय संघर्ष समिति के साथ निजी विद्यालय संगठन राजस्थान था। फिर समय के साथ धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, राजस्थान के 16 संगठन हमारे साथ, प्रदेश स्तर के 16 संगठन, और अगर हम जिलों की बात करें और आप लोगों वगैरह दूसरे संगठनों की बात करें तो इस तरह के 30 से अधिक संगठन हमारे साथ उसमें शामिल थे। अब आपने बताया कि 30 से अधिक संगठन आपके पास शामिल थे। आपने प्रथम बार जब आपका एक पोस्टर जारी किया सचिवालय का घेराव, उस समय आपने लिखा कि 50,000 से अधिक संख्या में हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे। उसके बाद आपने उसके दूसरे दिन इसको 1 लाख बता दिया। क्या आप 1 लाख लोगों को वहाँ ले जा सकते थे? क्या आपके साथ 1 लाख लोग वहाँ आ रहे थे? ऐसा है कि जब हमने सचिवालय घेराव की घोषणा की थी तब हम अकेले थे, एक ही संगठन था, निजी विद्यालय संगठन राजस्थान। और जैसे जैसे हमें समर्थन मिलता गया और हम आश्वस्त हो गए कि हम 1 लाख की संख्या में वहां पहुंच सकते हैं, उसके बाद ही हमने 1 लाख की संख्या की घोषणा की थी कि हम 1 लाख की संख्या में, जो हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 28 जुलाई को ही पत्र के द्वारा सूचित कर दिया था। अब आप बता रहे हैं कि 1 लाख लोग, विद्यालय संचालक या स्कूल का स्टाफ जो भी है, वे सब मिलकर के जयपुर में सचिवालय का घेराव करते हैं। क्या आपके पास इतने लोगों को खड़े रखने की भी जगह थी, व्यवस्था थी? आर्थिक और राजनीतिक कई तरीके के दबाव, कई तरीके की व्यवस्थाएं उसमें चाहिए होती है। जहां तक मैं समझता हूं, अगर 1 लाख लोग वहां इकट्ठे होते हैं तो कम से कम 15 लाख रुपए की व्यवस्था वहां चाहिए होती है। क्या आपकी आर्थिक स्थिति और बाकी जो स्थिति है, वो स्थितियां भी इसके लिए, क्या आप तैयार थे या नहीं थे? यदि आप आर्थिक स्थितियों की बात करें तो आर्थिक स्थितियां तो हमारी शुरुआत से लगाकर हम पिछले 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे।
क्योंकि आरटी और अन्य समस्याओं का जो भुगतान नहीं हो रहा था, और हम चाह रहे थे कि 8 से 10 वर्ष की गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए जिसमें सारे निजी विद्यालय संगठन के एक एक प्रतिनिधि को शामिल करें। तो उनको लेके हमारी तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही थी। उस टीम में लगभग हमने एक बड़ा अमाउंट खर्च भी किया और राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले में मीटिंग का प्रयास भी किया। तो उन सब चीज़ों को लेके हमारी तैयारी चल रही थी हमारी टीम में, जिसमें मुख्य रूप से आप स्वयं भी शामिल और आपका भी वो एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें खर्च हुआ है। तो खर्चे के लिए तैयारी हम पूरी तरह से तो नहीं तैयार थे कि क्या होगा। जब हम यहाँ से निकले थे जयपुर के लिए कार्यक्रम के लिए, तब हमारे पास उतना अमाउंट नहीं था, लेकिन समय के साथ हमें विश्वास था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा काम होता जाएगा और व्यवस्थाएं बैठेगी। झाला साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक आपने पूरे राजस्थान के संगठनों से या संचालकों से कितने रुपए अभी तक लिए हैं, कितना आपने धन संग्रह किया है? यदि आप आर्थिक रूप से धन संग्रह की बात करते हैं तो हमने किसी से भी शायद एक सिंगल रुपया भी, 1 रुपया भी किसी से हमने सहयोग के रूप में नहीं लिया। हाँ, राजसमंद के कुछ मेरे साथियों ने ज़रूर मदद की, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश से हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। यहाँ मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति आप देख रहे हैं फिजिकली ये कितने मजबूत है, ये आपको दिख रहा होगा, उतने ही ये आर्थिक रूप से मजबूत हैं। अब आप ये बता रहे हैं कि हमने राजस्थान के किसी संगठन से या किसी संचालक से 1 रुपया भी नहीं लिया, और कुछ जो आपके मित्र हैं जिन्होंने आपको आर्थिक मदद की होगी, तो मित्र जैसे मैं भी अगर आपका मित्र हूं तो मैंने आर्थिक मदद नहीं की, मैंने अपना बचाव करना था, इसलिए मैं आपके साथ आया या खर्चा किया। अब यहाँ यह समझना है कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो शायद, जहां तक मैं समझता हूं, बिना पैसे के चलते ही नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका संगठन बिना पैसे के, बिना रुपयों के ही चलेगा, या दूसरे जो संगठन है उसकी तरह आप भी धन संचय शुरू करेंगे? वैसे हमारा उद्देश्य इस तरह का धन संचय का किसी तरह का उद्देश्य नहीं है। हम शुरू से एक चीज़ को लेके चले हैं कि जहां अर्थ होगा, ज़्यादा अगर आर्थिक रूप से समस्याएं बढ़ेगी, जहां पैसा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो वहां विवाद भी होते हैं, और हम उन विवादों से दूर होते हुए हम ये चाह रहे थे कि विद्यालयों का निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा जो हमसे हो सके वो हम करें। कुल मिलाकर के आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जहां पैसा होगा वहां विवाद होगा, तो विवादों से बचने के लिए आपने कहीं भी पैसे नहीं लिए। तो जैसा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती, जयपुर में आप गए हैं, आपने सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा, फिर जब आपने कार्यक्रम रखा 1 लाख, मेरा प्रश्न यह था कि 1 लाख लोग जब आ जाते तो क्या आपके पास उनको बिठाने की, खड़े रखने की या धरना देने की व्यवस्था थी क्या? आर्थिक रूप से तो उस समय नहीं थी, लेकिन साथियों के मदद का जरूर, जैसे दूसरी जगह से मैं नहीं कह सकता, राजसमंद से जरूर यह साथियों ने मदद को आश्वस्त किया था कि हम आपको जब पेमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत से साथियों ने ये कहा था कि हम इतना अमाउंट हम भेजेंगे। आप मैं यहाँ पेमेंट को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने लोग खड़े ही कहाँ होते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप अपनी व्यवस्था बिठाते हैं? प्रशासन से जब प्रशासन के पास वो पत्र जाता है, पुलिस प्रशासन के पास 3 दिन पहले जब वो पत्र जाता है, तो पुलिस प्रशासन का कॉल आता है, कमिश्नर ऑफिस से मेरे पास कॉल आता है कि आप आके मिलें, आप क्या करना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या के साथ क्या है। तो हमारे साथी उदयलाल जी टांक साहब और कैलाश जी शर्मा साहब वहाँ पहुँचते हैं और एसपी साहब उनके साथ मीटिंग वर्क करते हैं। तो पुलिस प्रशासन की मीटिंग के बाद डिसीजन होता है कि साहब इतनी संख्या आप नहीं लाएं। तो फिर हमारा डिसीजन था कि चलो हमें आप 30,000 के साथ ही परमिशन दे दो, 30,000 की संख्या ही लाएंगे हम। और 30,000 की संख्या के साथ भी जब उन्होंने कहा परमिशन की जगह आप ऐसा करें, यदि आपको उचित लगे तो आप सरकार से वार्ता करवा देते हैं हम, और आप उससे पहले बातचीत के बाद लगे आपको हम संतुष्ट हैं तो आप इसको रोक दें, और संतुष्ट नहीं है तो आप अपना कार्यक्रम करें। पर इतनी बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या होगी, और उसके लिए आपको यहाँ से जो लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है विद्याधर नगर स्टेडियम, वहाँ ही मिल पाएगी परमिशन। बाकी इससे पहले इतने लोगों को हम कहीं पे भी इकट्ठा होने की स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर के मेरे प्रश्न का जवाब आपने यह दिया कि विद्याधर नगर में आप उन सभी डायरेक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। अब आप बता रहे हैं कि आप 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं, या प्रशासन आपको 30,000 लोगों की परमिशन दे रहा था।
यहाँ यह जानकारी दीजिए आप मुझे कि आप ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे, जयपुर में कर रहे थे, तो मुझे यह जानकारी दीजिए कि जयपुर और उसके आसपास से कितने संचालक आपके साथ थे या कितने संगठन आपके साथ थे? अगर जयपुर के आसपास की बात करें तो 10 अगस्त को तो आने के लिए बहुत से मतलब लगभग पूरे प्रदेश से हजारों की जो संख्या हमने निश्चित की थी, उससे भी शायद उम्मीद से ज़्यादा लोग आ जाते। पर हम उससे पहले जो तैयारी बैठक के लिए जिनको कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया, तो समय पे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ जयपुर ग्रामीण के जिला संयोजक जगदीश जी जरूर थे और उनके साथी 2 साथी और थे। महेश जी शर्मा प्रोग्रेसिव से हैं। बाकी हमारे साथ जयपुर वगैरह प्रॉपर से कोई साथ नहीं था उस दिन। कुल मिलाकर के जो जयपुर लोकल से हैं या आसपास के हैं, उनका सहयोग आपको नहीं मिला। लेकिन मैं राजस्थान की कड़ी से कड़ी हर जिले से जुड़ा हुआ हूं और मुझे यह पता था कि 10 अगस्त को जब आपने आह्वान किया था, तब कई बसें लोगों ने बुक करा रखी थी, ट्रेनों में टिकट करा रखे थे या फ्लाइट जैसे उनको पहुंचना था या अपनी गाड़ियों से पहुंचना था। लगभग 1 लाख लोग, जैसा आप कह रहे हैं कि 1 लाख, मैं कहता हूं 1 लाख की जगह 1.5 लाख आ जाते तो क्या होता, 10,000 आ जाते तो क्या होता। ये एक व्यवस्था थी। अब आप मुझे बताइए कि जब इतनी जबरदस्त तैयारी आप लोगों की थी, तो आपने 10 अगस्त का सचिवालय घेराव निरस्त क्यों किया? हमें जब 7 अगस्त को शाम को प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव मिला कि आप वार्ता करिए आके, तो शनिवार को 8 अगस्त को छुट्टी का दिन होते हुए भी प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हम आपकी सैटरडे को बात करा देते हैं। 11 बजे तक अगर हमारी तरफ से सकारात्मक बात नहीं होती है तो आप आंदोलन जारी रखें। तो उस समय तक मेरे द्वारा पूरे प्रदेश से आह्वान किया गया, सभी जिलाध्यक्षों से आह्वान किया गया कि आप जयपुर पहुंचे, कल प्रशासन से सुबह जल्दी वार्ता होगी। और प्रशासन ने जब पूछा वार्ता के लिए समय, तो मैंने जो समय बताया था, मैंने कहा 3 बजे तक सारे राजस्थान से पहुंचेंगे लोग। तो उनका तर्क था कि सर छुट्टी का दिन है, अगर आप इस तरह से आप लेके चलेंगे तो हम सबको कैसे बुलाएंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान की बात थी, पूरा शिक्षा विभाग था, शिक्षा सचिव डॉक्टर राजेश यादव से लगा कि उनका पूरा स्टाफ था, तो वो सबको हम उस समय पे कैसे बुलाएंगे कि आप 10 बजे तक प्रयास करें। तो मैंने 10 की जगह उनको 11 बजे तक का समय दिया। उस समय में जो लोग पहुंच पाए उनमें से हमने एक 16 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाकर सरकार से वार्ता करी। वार्ता के लगभग 2.5 घंटे की प्रथम दौर की वार्ता में असहमति बनने से हम उठ गए कि हम वार्ता नहीं कर रहे, हम हमारा आंदोलन यथावत रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि असहमति किस बिंदु पर नहीं हुई आपकी? हमारी पहला ही बिंदु था, जो प्रतिनिधि मंडल था उनसे बाहर सारी चर्चाएं हो गई कि हम राजशाला सम्मेलन ऐप यदि निरस्त नहीं होता है तो हम वहीं से उठ जाएंगे। फिर भी यूँ था कि प्रशासन का भी मान सम्मान रह जाए, तो हमने सारी चीज़ों पर हमारे साथियों ने चर्चा की। उसके बाद प्रशासन उन चीज़ों में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था, राज्य सरकार उनकी तरफ से कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमने यह निर्णय लिया कि हम कोई भी वार्ता वगैरह नहीं करेंगे, न तो आरटी पेमेंट से लगे, किसी चीज़ पे सहमति नहीं बन रही थी, तो हम उठ के बाहर आ गए कि हम नहीं वो करेंगे। जब आप बाहर आ गए तो वापस आपको बुलाया गया या आप सब ने मंथन करके आप वापस गए? जब हम बाहर आए तो उससे पहले हमारे प्रतिनिधिमंडल के बीच चर्चा हुई कि सर हम एक बार हम चर्चा करके वापस आपसे मिलेंगे। तो चर्चा करने के बाद हम वापस उनसे मिले और उसके बाद सेकंड राउंड जो हुआ वार्ता का, उसके अंदर सहमति, हमारे प्रतिनिधिमंडल की सहमति बन जाने से 16 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था, उसमें से 13 की सहमति बन गई कि सरकार को समय देना चाहिए और जिन बिंदुओं पर हमें राहत मिली है, मुख्य रूप से जिनसे विद्यालय बंद हो जाते थे या बंद होने की स्थितियों में पहुंच जाते थे, तो उन सब बिंदुओं पर राहत प्रशासन ने स्वीकार किया कि बिंदु हम इस पे राहत कर देंगे, इन बिंदुओं को या तो विलोपित कर देंगे या इनमें इस तरह की कर देंगे कि आपके स्कूल को कोई समस्या नहीं होगी। अब आप बता रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, तो यहाँ तो बात यह हो रही थी कि बिंदु रहेंगे ही नहीं, शाला सम्मेलन ऐप ही बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आपने सहमति बनाई तो क्यों बनाई? जब प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए अंदर गया था और वार्ता हो रही थी सचिवालय में,
तो उस वार्ता के अनुसार प्रतिनिधि मंडल का बहुमत उस तरफ चला गया कि इसमें सहमति के तरफ की सहमति दी जाए और इनको स्वीकार कर लिया जाए और सरकार को इसके लिए कुछ समय दिया जाए। अब आप बता रहे हैं कि सहमति के लिए कुछ लोग, जो प्रतिनिधि मंडल था उसमें से कुछ लोग मान गए, तो मैं जानना चाहूंगा कि वे लोग कौन थे? सीबीएसई स्कूल वाले थे, आरबीएसई थे, या अन्य कोई बोर्ड से थे, या वे संचालक थे ही नहीं? आप बताएं कि ऐसे कौन से लोग थे जिनकी वजह से सहमति बन गई? ऐसा है कि मुख्य रूप से तो सीबीएसई स्कूल वाले जो साथ में थे, उनके पास सारे साधन संसाधन होते हैं और वो ये स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, इतनी सी सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए, सब होना चाहिए। और आरबीएसई बोर्ड के जो थे, कुछ लोग उसको समझ पाए या नहीं पाए, उनकी भी उनके साथ सहमति बन गई। 16 में से 13 लोग सहमत हो गए और 3 लोग असहमत थे। उन असहमत के अंदर मैं भी शामिल था, लेकिन मेरा निर्णय चूंकि प्रतिनिधि मंडल का निर्णय है, वो मैं भी मानने के लिए बाध्य था। तो अब आपने कुल मिलाकर के एक प्रतिनिधि मंडल में संख्या ज्यादा होने की वजह से उनके निर्णय को आपने माना है। अब 10 अगस्त का जो सचिवालय घेराव था, उसको आपने स्थगित या निरस्त क्यों किया? प्रतिनिधि मंडल का ये तर्क था, जब हम वार्ता करके उठ रहे हैं, सरकार से सारी चीज कंफर्म हो गई, शिक्षा सचिव महोदय डॉक्टर राजेश यादव से सारी बातें होने के बाद जब हम उठ रहे थे, तो मैंने एक प्रश्न किया कि आप हमें रिटर्न में क्या दे रहे हैं, आप लिखित में हमें क्या दे रहे हैं, जिससे हम इस चीज को स्वीकार कर लें, मान ले, या हमें विश्वास हो जाए कि आप इस चीज को करेंगे। तो प्रतिनिधि मंडल का ये कहना था कि इनको समय देना चाहिए और अपने को फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। आंदोलन को आपने स्थगित कर दिया और 8 अगस्त को आपने स्थगित किया। 9 अगस्त को लोगों की गाड़ियां थी या जो भी था, 10 अगस्त को वहां पहुंचा था। अब आप यहाँ यह बताइए कि 10 अगस्त जिस समय सचिवालय घेराव होना था, उस समय आपकी स्थिति या आपके संगठन की स्थिति या आपके साथियों की स्थिति क्या थी, वो भी आप बताएं। मैं आपको 10 अगस्त से पहले 8 अगस्त को ले चलता हूं, जिस दिन वार्ता हुई। वार्ता के बाद हम बाहर आते हैं और मैं शिक्षा सचिव महोदय को ये कह के उठता हूं कि मैं मेरे टीम से चर्चा करने के बाद, क्योंकि सारे जिला अध्यक्ष वहां उपस्थित नहीं थे, पूरा प्रदेश उपस्थित नहीं थे, तो मैं ये चाह रहा था कि उनसे चर्चा करने के बाद मैं अंतिम निर्णय पे पहुंचूं, मुझे क्या करना है। तो अधिकतर का तर्क था कि उनको समय दिया जाए, इस वजह से उनको समय दिया गया। और 8 अगस्त को जो वार्ता के लिए हम जा रहे थे, उससे अगली रात 7 अगस्त की बात करें तो मैं और मेरे साथी उदयलाल जी टांक साहब, हम बात कर रहे थे 1 लाख लोगों की, और केवल हम 2 व्यक्ति थे कि हम सुबह बात क्या करेंगे। 50,000 स्कूल, लगभग 50,000 स्कूलों का निर्णय हम क्या करेंगे, 15 लाख कार्मिकों का हम निर्णय किस तरह से करेंगे, कहीं हमारे से कोई गलत निर्णय नहीं हो जाए, और गलत निर्णय हो गया तो विद्यालय बंद हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा डर हमारे मन में था कि हम कोई गलत निर्णय नहीं कर बैठे। और उसके बाद हमें जब उस दिन की जो संख्या, हमें 2 लोग मिले, सिर्फ 2 ही हम थे वहाँ बैठे हुए, और हम उस रात को शायद घंटा पर भी नहीं सो पाए। हमारी गाड़ी में ही हम सिंधी कैंप के रोड पर 2 बजे से ऊपर तक तो वहीं बैठे थे कि हमें आगे क्या करना है। लोगों को जो कॉलिंग वगैरह कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि सुबह आप लोगों को आना है। और हमारी कमजोरी कहें या कमी ये हो सकती है कि वो लोग सारे जो हमारे साथी थे, जो साथ दे रहे 10 अगस्त को आने वाले थे, वो 8 को नहीं पहुंच पाए। अब देखिए, आपने बुलाया जब 10 अगस्त को है, कोई आदमी शादी में बुलाएगा, जिस तारीख को बुलाएगा उसी दिन जाएंगे ना, उसके पहले कौन जाएगा। अब आप कह रहे हैं 10 को बुलाया, वो 8 को नहीं आ पाए, तो जब आपने 10 को बुलाया तो वो 10 को ही आएंगे। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, उससे पहले मेरे द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा आह्वान किया गया कि मुझे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और समस्त जिला अध्यक्ष मुझे तत्काल संपर्क करे। तो वहाँ से या तो ऐसी कोई परिस्थितियाँ रही होगी जो वो संपर्क नहीं कर पाए और नहीं आ पाए। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, यदि हम किसी बड़े मूवमेंट को करने जा रहे हैं तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार ने जब आपको ऑफर दिया है और आप पीछे हटते हैं, जिसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। तो हमारी तैयारी हर स्तर पर पूरी थी, पर कुछ साथियों के नहीं पहुंच पाने से उनकी परिस्थिति रही होगी, जानबूझ के वो नहीं पहुंचे ऐसा नहीं है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, इस वजह से हमें जो परिणाम चाहिए था वैसा परिणाम नहीं आया। प्रश्न मेरा यह था कि 10 अगस्त
जब जी। आपने धरना स्थगित किया या निरस्त किया, उसके बाद आपकी स्थिति, परिस्थिति, मोबाइल कंडीशन ये क्या रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों ने फ़ोन पे आपको डराया होगा, धमकाया होगा या आपसे एक अलग तरीके की बातें की होगी, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। ऐसा है कि जब हमने 8 अगस्त को हमारी वार्ता के बाद मैंने इस कार्यक्रम को लगभग, जिसमें आप स्वयं भी शामिल थे, हम सब लगभग बगरू के आसपास एक मीटिंग करते हैं और अंतिम निर्णय यो करते हैं कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। हमने 15 दिन का समय देके गवर्नमेंट को स्थगित किया था कि 15 दिन में अगर गवर्नमेंट इसके सकारात्मक नहीं हो करती है, जो बातें हुई उसको नहीं मानती है, तो हमारा आंदोलन यथावत रहेगा। और उन आंदोलनों से स्थगित करने से आंदोलन के लोगों को लगा कि हमारा जो सारा काम है, जो होना था और जो स्कूल के हितों में फैसला होना था, वो नहीं हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति किसी से जुड़ेगा तो उसका गुस्सा भी होगा, कि कहीं गलत निर्णय होगा तो उसको गुस्सा भी आएगा ही कि यार मैं तो बड़ी उम्मीद से जुड़ा था और इन्होंने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने उसको अन्य अलग रूप में लिया, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ भी करो, कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन 10 अगस्त को हम तो पहुँचेंगे। तो 9 अगस्त सुबह मैं यहाँ पहुँचता हूँ 6 बजे के लगभग, और वापस मैं 10 अगस्त सुबह 5:30 बजे के आसपास जयपुर पहुँच जाता हूँ। और उससे पहले मैं राजमंद में मेरे यहाँ मीटिंग होती है हमारी दिन में, और मैं बिना किसी को बताए हुए निकलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे साथी सारे थके हुए हैं। तो उस 10 अगस्त के दिन अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उस जिम्मेदारी को करने के लिए मैं वापस जयपुर पहुँचता हूँ और उस दिन मैं पूरे दिन जयपुर रहता हूँ। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप 10 अगस्त को भी वहीं जयपुर ही मौजूद थे, ताकि आपके नाम से कोई दूसरी गड़बड़ी न कर ले, आप यह कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। और उसमें ये हो रहा है कि कोई जो भी स्कूल संचालक वहां पहुंचे और उनके साथ भी अप्रिय घटना किसी तरह की न हो जाए, तो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए मैं वहां उपस्थित था, दिन भर जयपुर ही था। और उस दिन की स्थितियां ऐसी थी कि न तो मेरे पास समय इतना था कि मैं उसको क्या यो करें, मेरे साथ और उस दिन कोई नहीं था, क्योंकि दूसरों को मैंने बताया भी नहीं था, तो होंगे कहाँ से, कि मैं सीधा निकल गया था। झाला साहब, मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने जो समझौता किया, मैं एक शब्द में आंसर चाह रहा हूँ, आपसे उत्तर चाह रहा हूँ कि क्या यह समझौता सही है या गलत है? अगर आप संगठनात्मक निर्णय की तरफ से देखें इसको, तो ये निर्णय मुझे मानने के लिए इसलिए बाध्य होना पड़ा कि प्रतिनिधि मंडल का निर्णय था, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। मेरा व्यक्तिगत निर्णय से मैं कतई से संतुष्ट नहीं था, पर मुझे संगठन के साथ चलना था, तो मैंने इसको स्वीकार किया। कुल मिलाकर के यह जो आपने निर्णय लिया है, यह सही था या गलत था? अगर यूं देखें, सही और गलत की अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग परिभाषा हो सकती है। हम इसको पूरी तरह से निरस्त करा सकते थे, लेकिन निरस्त नहीं करा पाए, तो इस तरह से तो ये निर्णय गलत होता है। और ये जो विद्यालयों की समस्याएं थी मुख्य रूप से, वो हट गई है। अगर उस तरह से देखते हैं तो ये निर्णय सही भी है। और उस समय तक हमें 31 दिसंबर तक का समय मिला, यानी कि 4 महीने तक का समय मिल गया है। अब आप 4 महीने के बाद इस समय में अगर हमें कुछ तैयारी करनी होगी, जिस किसी संगठन या हमें भी करनी होगी, तो हम करके सरकार से और वार्ता वगैरह रख सकते हैं, बातचीत हो सकती है। इसमें और क्या किया जा सकता है? आपने उत्तर को बड़ा जमा करके और गोलमाल तरीके से हमें बता दिया है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक शब्द में चाह रहा हूँ, ये समझौता सही है या गलत है? मेरा व्यक्तिगत माने तो मैं इसको सही नहीं मानता, लेकिन संगठनात्मक ये सही है। नहीं, ये आपने दोनों बात वापस कर दी ना। आप इसे गलत को गलत कहिए या सही को सही कहिए, यानी आपकी तरफ से ये फैसला गलत है, नहीं होना चाहिए था। अब मैं व्यक्तिगत मेरा इसलिए नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि ये फैसला संगठन का था। नहीं, देखिए, पूरे राजस्थान ने आपको अगर संयोजक माना है, तो आप अपनी तरफ से बताइए कि ये फैसला सही था या गलत था? मुझे संगठन का फैसला ही लेना था। अगर मेरा व्यक्तिगत कहूं तो मैं इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, 1% भी नहीं था। कुल मिलाकर के आपका उत्तर यह है कि यह फैसला गलत था। यहाँ संगठन को यह फैसला नहीं लेना था, जिन्होंने लिया उनको सभी को पूछ करके फिर यह फैसला लेना था। अब अभी आप एक आदेश लेके आए हैं, आपने आदेश करवाया, जैसा कि सबको पता है कि आप 2 दिन वहीं रहे, आपके स्वास्थ्य कारण भी काफी ज्यादा खराब रहे हैं, आपके स्वास्थ्य की स्थिति
हमें पता थी कि आप हॉस्पिटल में हैं या जिस गाड़ी में आप हैं उसमें आपके बोतल ड्रिप चल रही है और आप टैबलेट या इंजेक्शन लगवा करके फिर आप इस समझौते इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप इस पर प्रकाश डालें कि यह किस तरह से क्या काम कर रहा है। हम अगर बिना शुल्क दिए हुए टीसी की बात करते हैं तो विद्यालय के आर्थिक हित प्रभावित होंगे और विद्यालय का संचालन विद्यालय संचालक के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। सरकार की दृष्टि से देखें तो सरकार ये चाहती है कि चाहे वो फीस दे ना दे, अगर वो निजी विद्यालय में पढ़ रहा है तो, और राजकीय विद्यालय में पढ़ रहा तो उसकी एक बुक भी बाकी होगी, तो जब तक नो ड्यूज नहीं होगा तब तक वो टीसी इशू ही नहीं की जाएगी। और राजकीय निजी विद्यालयों के ऊपर सरकार ने एक गलत तरह का दबाव बना रखा है, जबकि अगर शुल्क बकाया है तो वो शुल्क जमा करके ही टीसी इशू होनी चाहिए। सरकार ने उन चीज़ों को जब वार्तालाप उनसे होती है तो वो ये कहते हैं कि बाकी आपको शुल्क नहीं रखना चाहिए, जबकि विद्यालय संचालक सहानुभूति रखते हुए अभिभावक के प्रति, कभी वो बीमार है, कभी उनके कोई काम आ गया तो वो फीस जमा नहीं करा पाए तो उन बच्चों को निकालते नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है और जब भी होगा शुल्क जमा करवा देगा। तो इसमें अभिभावकों को भी सहानुभूति रखते हुए शुल्क जमा करवाना चाहिए और सरकार को इस कानून इस जो ऑर्डर निकाला है इसमें वापस पुनर्विचार करना चाहिए। तो जैसा कि आपकी सभी बातों से मुझे यह लग रहा है कि सरकार और विभाग का शिक्षा जगत में निजी विद्यालयों या निजी व्यक्तियों के संदर्भ में रवैया थोड़ा सख्त हो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने आंदोलन किए, आपने घेराव किया, या जितना आप अपने सारे काम बिगाड़ करके जयपुर और राजसमंद के बीच की दौड़ लगा रहे हैं। आपके साथ ब्यावर से भी लोग थे, अजमेर से थे, बीकानेर से थे, जोधपुर, सिरोही, जालोर, उदयपुर से तक आपके पास लोग थे, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सभी जगह आप गए, आपने मीटिंगें की है, वह सब लोग आपके साथ थे। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे क्या होना चाहिए, आप आगे क्या सोचते हैं? मेरा ये मानना है कि निजी विद्यालयों का संचालन करना अब धीरे धीरे बहुत कठिन होता जा रहा है। उन परिस्थितियों से हमें पार पाने के लिए संगठनों को भी सक्रिय रहना होगा और लगातार संघर्ष करना होगा। आप कह रहे हैं कि निजी विद्यालय संगठनों को सक्रिय रहना पड़ेगा, तो मैं पहले पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कितने निजी विद्यालय हैं? राजस्थान में लगभग 50,000 के आसपास संख्या है। पिछले कुछ सालों में बंद हुई जो संख्या, नेट संख्या तो मेरे पास नहीं, लेकिन लगभग 50,000 के अंदर है संख्या। अगर आप कह रहे हैं कि 50,000 विद्यालय, निजी विद्यालय राजस्थान में हैं, तो इनमें विद्यार्थी कितने हैं? अगर विद्यार्थियों की बात करें तो लगभग 85 लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं राजस्थान में। अब आप कह रहे हैं कि निजी विद्यालय बंद हो जाएंगे, तो क्या ये 85 लाख विद्यार्थी दूसरे विद्यालयों में पढ़ पाएंगे या सरकार इनको पढ़ा पाएगी? सरकार के पास अगर साधन, संसाधन, सुविधाएं होती तो निजी विद्यालय खुलते ही नहीं, क्योंकि शिक्षा देने का प्रथम कर्तव्य या प्रथम जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। और सरकार जब इसको पूरा नहीं कर पाई और निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं को जब सरकार ने उसमें छूट देते हुए पहले उनको अनुदान दिया गया, फिर इनको एडेड पोस्टें वगैरह दी गई, उनको अलग से जो भी सहायता हो सकती थी सहायता सरकार उनको देती थी। उस सहायता के आधार पर धीरे धीरे वो विद्यालय खुलते गए और बढ़ते गए। उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने उन सुविधाओं को बंद किया, लेकिन फिर भी निजी विद्यालय सरकार से बिना कोई पैसा लिए हुए लगातार सरकार की सहायता कर रहे हैं। अब माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने ही निजी विद्यालय शुरू करवाए और उनको सहायता प्रदान की। जी। अब यह तो बड़ी विडंबना है कि सरकार ने स्कूल खुलवाए और सरकार ने उसमें एड भी दिया या पेमेंट दिया, जो भी स्थिति दी, जमीन दी, उसमें बिल्डिंग बनाने का पैसा दिया। अब सरकार चाह रही है कि ये स्कूलें बंद हो, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 50,000 स्कूल हैं, इनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे होंगे? हम अगर निजी विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात करते हैं तो उनकी संख्या 15 लाख से अधिक है। और यदि ये राजशाला सम्मेलन ऐप जो था पूरी तरह से लागू हो जाता तो 90% विद्यालय बंद हो जाते और 15 लाख में से भी आप कम से कम 12 लाख लोग बेरोजगार होते इन चीज़ों से। और लाखों जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज, जैसे 85 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा रहे हैं, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बाहर हो जाते
और जो बचते विद्यालय 10% विद्यालय बचते, उनकी फीसें बहुत ऊपर हो जाती, जो सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति भी उन विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। तो अभिभावकों से भी मेरा एक निवेदन है कि आप निजी विद्यालयों का सहयोग करें। अगर आप इनका सहयोग नहीं करेंगे तो आज जो आपके बच्चे 10,000, 20,000, 30,000 सालाना में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस 1.5 लाख के लगभग हो जाएगी सालाना, जो आपके शायद पढ़ाने के जो हैं अधिकार, उससे भी आप उसको बच्चे को नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि मतलब उस दायरे में नहीं आ पाएंगे जिस दायरे में आप चाहते हैं। अब आप यहाँ आपसे मैं ये समझ पाया हूँ कि 50,000 स्कूल में से 40,000 बंद हो जाएंगे और 85 लाख जो बच्चे हैं ये सरकारी स्कूलों में चले जाएंगे। तो सरकारी स्कूलों में जगह है कहाँ? सरकारी स्कूलों में साहब न तो साधन है न संसाधन है। पहले ही बहुत से स्कूलों में विरोध हो रहे हैं और सरकार ने उन विरोधों को दबाने के लिए एक आदेश जारी कर दिया कि उसके विद्यालय के अंदर कोई भी बिना स्वीकृति के, प्रधानाचार्य की स्वीकृति के बिना आप अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते और अंदर नहीं जा सकते हैं। बड़ी विडम्बना ये है कि साहब उनका प्रधानाचार्य का जो ऑफिस है वो विद्यालय परिसर के अंदर है, वो बाहर नहीं है। जो परमिशन लेने वो जाएगा व्यक्ति तो कैसे जाएगा? उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, तो वो पहली बात तो अंदर जाएगा तब भी उसको उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, या फिर सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, गेट पे कुछ व्यवस्था करे कि यहाँ से परमिशन मिलती है, या फिर उनको ऑनलाइन वगैरह व्यवस्था करे जिससे परमिशन हो के अंदर जाए। तो अंदर जाएगा भी कैसे उन चीज़ों में? कुल मिलाकर के सरकार अपनी खामियां दबाने के लिए विद्यालय में दूसरे लोगों की जो उपस्थिति है वो कम करना चाहती है या बंद करना चाहती है। अब आपने बताया कि 50,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। अब आपने यह भी बताया कि 85 लाख लड़के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो सड़क पर आ जाएंगे। तो 15 लाख कर्मचारी हैं, क्या ये बेरोजगार हो जाएंगे या सरकार के पास इनको नौकरी देने की कोई स्कीम है? 15 लाख कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे बेरोजगार होंगे, क्योंकि अभी उससे पहले आप देख रहे हैं कि कितने ही ट्रेन टीचर और बहुत से नवयुवक हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, वो बेरोजगार हैं। तो फिर इनके रोजगार की व्यवस्था सरकार कहाँ से करेगी? अब जाला साहब, यहाँ मैं आप सभी दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा देखिए टूर्नामेंट में, शिक्षा जगत में जहाँ भी जाएंगे, अगर कोई अव्वल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो प्राइवेट स्कूल में ही मिल रही है और निजी विद्यालय बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। सरकारी जो अध्यापक हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो काम नहीं करते, वे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी न किसी दूसरी चीज़ में उनको उलझा रखा है। अब ये शाला सम्मेलन ऐप जो है, इसकी जाँच कौन करेगा? शाला सम्मेलन जांच की ऐप के लिए सरकार ने पीओ से लगाकर जेडी तक उनको लगाया है। तो अब उन ऑफिस में जो भी कार्मिक हैं उन्हीं से उनसे जांच होगी। उसके बाद जो पीओ हैं उनके ऊपर पहले से इतना लोड है, वो अपने स्कूलों को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। मैं जाला साहब ये कहना चाह रहा था कि जो उनका मूल काम है उस सब को छोड़ करके वो इस काम को करने लग जाएंगे, यानी वो काम तो पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। आज की आपकी जो वार्तालाप, आज का जो आपसे वार्तालाप हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने राजस्थान के जितने निजी विद्यालय संचालक हैं जो अभी असमंजस में थे, उनकी काफ़ी सारी जो शंकाएं हैं उनका समाधान किया है। और मैं आगे भी चाहूँगा भी जब भी हम आपको या दर्शकों में से जो भी शिक्षाविद हैं या जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, वो भी नीचे जो मोबाइल नंबर आ रहे हैं उस पर एक बार बात करें, संपर्क करें, ताकि हम आपसे भी बात कर सकें और आपको आपका वीडियो प्रसारित कर सकें। जाला साहब, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। मुझे पता है कि आपने बहुत ज़्यादा कीमती समय में से निकाल करके आप यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत आभार।